कभी सोचा है हमारे आसपास की ये सारी चीजें आखिर बनती कैसे हैं? खैर, आज हम एक ऐसी ही कमाल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो चीजें बनाने के पूरे तरीके को ही बदल रही है। इसका नाम है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, वही जिसे हम सब 3D प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर अपनी पसंद की कोई भी चीज बिना किसी सीमा के बस परत दर परत बनाई जा सके, मतलब बिल्कुल शून्य से हवा में। यही तो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का जादुई वादा। किसी चीज को काटने छाटने की जगह उसे बस बना देना। तो चलिए देखते हैं कि आज इस सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसके बिल्कुल बेसिक सिद्धांत से, फिर इसके 3 सबसे अहम तकनीकों को समझेंगे। ये भी देखेंगे कि कैसे एक कंप्यूटर की फाइल एक असली चीज में तब्दील हो जाती है। और हाँ, इस रास्ते में आने वाली कुछ चुनौतियों पर भी बात करेंगे। और आखिर में जरा देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमें भविष्य में कहाँ ले जा सकती है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है क्या? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये बनाने के पुराने पारंपरिक तरीके को ना पूरी तरह से पलट देता है। इसे ऐसे समझिए, जो पारंपरिक तरीका है यानी सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, वो एक मूर्तिकार की तरह काम करता है। मतलब पत्थर का एक बड़ा ब्लॉक लिया और उसे तराश तराश कर फालतू हिस्सा हटा दिया। नतीजा, बहुत सारा मटेरियल बर्बाद होता है। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को देखिए, ये इसका ठीक उल्टा है। ये एडिटिव है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। ये शून्य से शुरू होता है और सिर्फ जरूरत के हिसाब से मटेरियल को परत दर परत जोड़ता जाता है। इसका मतलब लगभग जीरो वेस्ट है ना? कमाल की बात। तो ठीक है, ये परत दर परत जोड़ने का काम होता कैसे है? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के पास कई शानदार टूल्स हैं, लेकिन आज हम 3 सबसे मुख्य और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीकों पर नजर डालेंगे। ये 3 हैं FDM, SLA और SLS। इन्हें 3D प्रिंटिंग के 3 अलग-अलग फ्लेवर समझिए। एक है जो पिघले हुए प्लास्टिक से किसी पेंटिंग की तरह चीजें बनाता है। दूसरा, रोशनी का जादू चलाकर लिक्विड को ठोस बना देता है। और तीसरा, वो तो लेजर की मदद से पाउडर को आपस में जोड़कर कुछ भी बना सकता है। चलिए एक-एक करके इनके राज खोलते हैं। तो सबसे पहले और सबसे आम है FDM यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। इसकी कल्पना एक बहुत ही स्मार्ट, एक बहुत ही सटीक रोबोटिक हॉट ग्लू गन की तरह कीजिए। ये प्लास्टिक के एक धागे को पिघलाकर बहुत ही महीन परतों में एक दूसरे के ऊपर बिछाता जाता है, तब तक जब तक कि वो डिजिटल डिजाइन हकीकत में न बदल जाए। अब FDM में PLA, ABS और PETG जैसे प्लास्टिक सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। PLA, जो कि मक्के के स्टार्च से बनता है, उसे प्रिंट करना बहुत आसान है, इसलिए ये नए सीखने वालों के लिए बेस्ट है। ABS, ये वही मटेरियल है जिससे लेगो के ब्लॉक्स बनते हैं, मतलब काफी मजबूत। और PETG वो इन दोनों के बीच का एक अच्छा बैलेंस बनाता है। अगला है SLA, और ये बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। सोचिए कि लिक्विड से भरी एक ट्रे है और ऊपर से एक लेजर शो चल रहा है। ये UV लेजर किसी जादू की तरह उस लिक्विड पर पड़ती है और जहां जहां वो छूती है वहां वहां लिक्विड ठोस बन जाता है, परत दर परत। और नतीजा, बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड और एकदम चिकनी सतह वाले पार्ट्स। SLA में कई तरह के लिक्विड रेजिन आते हैं, जैसे कुछ टफ रेजिन होते हैं जो मजबूत प्रोटोटाइप के लिए इस्तेमाल होते हैं। कुछ फ्लेक्सिबल होते हैं जिनसे मुड़ने वाली चीजें बनती हैं। और तो और कास्टेबल रेजिन का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने वाले सांचे तैयार करने के लिए करते हैं। और अब बारी है तीसरे महारथी की, SLS। ये तकनीक सच में एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। इसे एक बहुत ही सटीक माइक्रोवेव की तरह सोचिए, जो पाउडर की एक पतली सी लेयर पर लेजर डालकर उसे पिघलाकर आपस में जोड़ देता है। ये प्रोसेस बार बार दोहराई जाती है और देखते ही देखते पाउडर के ढेर से एक मजबूत ऑब्जेक्ट बाहर आ जाता है। SLS का असली कमाल तो इसके मटेरियल्स में है। ये नायलॉन जैसे इंजीनियरिंग ग्रेड प्लास्टिक से लेकर स्टेनलेस स्टील और टाइटेनियम जैसी धातुओं तक को प्रिंट कर सकता है। और इसी वजह से एरोस्पेस और मेडिकल इंडस्ट्री में असली फंक्शनल पार्ट्स बनाने के लिए इसका जमकर इस्तेमाल होता है। तो अब हम ये तो जान गए कि ये मशीनें काम कैसे करती हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। कंप्यूटर में बनी एक डिजिटल फाइल आखिर एक असली
भौतिक वस्तु में बदलती कैसे है? चलिए इसका पता लगाते हैं। ये पूरा सफर 4 आसान स्टेप्स में तय होता है। सबसे पहले CAD सॉफ्टवेयर में एक 3D ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। फिर उस ब्लूप्रिंट को एक यूनिवर्सल 3D भाषा यानी STL फाइल में सेव किया जाता है। इसके बाद इस STL फाइल को एक खास स्लाइसर्स सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और आखिर में ये सॉफ्टवेयर प्रिंटर की भाषा में निर्देश तैयार करता है, जिसे G कोड कहते हैं। और यहीं पर स्लाइसिंग में ही सारा जादू होता है। सोचिए जैसे केक को सैकड़ों पतली पतली परतों में काटा जा रहा हो। स्लाइसर सॉफ्टवेयर भी ठीक यही काम करता है। ये 3D मॉडल को हजारों डिजिटल स्लाइस में काटता है और फिर प्रिंटर को बताता है कि हर एक स्लाइस को कैसे बनाना है, कहाँ जाना है, कितनी तेजी से चलना है। सच कहें तो यही वो पल है जब एक डिजिटल सपना हकीकत बनने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो प्रिंट बटन दबाने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, 3D प्रिंटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कुछ भी बना दे। एक बेहतरीन प्रिंट के लिए हमें प्रिंटर की तरह सोचना पड़ता है और डिज़ाइन को उसी के नियमों के हिसाब से ढालना होता है। इस खेल में 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक है ओवरहैंग और दूसरा है पतली दीवारें। ओवरहैंग का मतलब है हवा में लटका हुआ कोई हिस्सा। अब अगर कोई हिस्सा 45 डिग्री से ज्यादा झुका हुआ है तो जाहिर है गुरुत्वाकर्षण उसे नीचे खींच लेगा। और अगर दीवारें बहुत पतली हैं तो पिघला हुआ प्लास्टिक ठीक से जुड़ नहीं पाएगा और पार्ट बेहद कमजोर बनेगा। तो क्या होगा अगर बीच हवा में प्रिंट करने की कोशिश की जाए? जाहिर है गुरुत्वाकर्षण जीत जाएगा। जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है, बिना किसी सहारे के प्रिंट पूरी तरह खराब हो गया। लेकिन इसका एक बहुत स्मार्ट उपाय है। दाईं तरफ सॉफ्टवेयर ने अपने आप सपोर्ट स्ट्रक्चर बना दिए हैं। ये एक मचान की तरह काम करते हैं और प्रिंट पूरा होने के बाद इन्हें आसानी से हटा दिया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। और उन पतली दीवारों का क्या? जरा सोचिए, अगर दीवार प्रिंटर से निकलने वाले प्लास्टिक के धागे से भी पतली हो तो क्या होगा? वो ठीक से जुड़ेगी ही नहीं, जैसा कि बाईं तरफ दिख रहा है। पार्ट एकदम कमजोर और बेकार बनेगा। लेकिन दाईं ओर देखिए, दीवार की मोटाई को बस थोड़ा सा बढ़ाने से एक मजबूत और सॉलिड पार्ट तैयार हो जाता है। छोटा सा बदलाव है, लेकिन नतीजे में जमीन आसमान का फर्क है। तो प्रिंट खत्म हो गया, मशीन ने बीप कर दिया, पार्ट हाथ में है, लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। असल में असली फिनिशिंग टच तो अब शुरू होता है। देखिए, प्रिंटर से निकलने के बाद हर पार्ट को थोड़ी देखभाल की जरूरत होती है। जैसे SLA प्रिंट्स को चिपचिपे रेजिन से साफ करना पड़ता है और फिर उन्हें UV लाइट में रखकर पक्का किया जाता है। FDM प्रिंट से सपोर्ट का वो मचान हटाना पड़ता है। एक प्रोफेशनल लुक के लिए सैंडिंग यानी घिसाई की जाती है और मेटल पार्ट्स को तो अक्सर और भी मजबूत बनाने के लिए हीट ट्रीटमेंट से भी गुजारना पड़ता है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक विचार से लेकर हाथ में रखी एक ठोस चीज तक हमने क्या सीखा? चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। 3 बातें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, ये टेक्नोलॉजी हमें ऐसे जटिल डिजाइन बनाने की आज़ादी देती है जिनके बारे में पहले सोचना भी नामुमकिन था। दूसरी, सही टेक्नोलॉजी का चुनाव हमेशा इस बात पर निर्भर करेगा कि हमें कैसी क्वालिटी, कितनी मजबूती और किस कीमत में चीज़ चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एक बेहतरीन प्रिंट सिर्फ एक अच्छी मशीन का नतीजा नहीं होता, बल्कि एक स्मार्ट डिज़ाइन और स्लाइसिंग की गहरी समझ का नतीजा होता है। तो अब जब हमारे पास लगभग कुछ भी बनाने की ताकत है, परत दर परत, तो सवाल ये है कि हमें आगे क्या बनाना चाहिए? संभावनाएं सच में अनंत हैं। तो फिर बाहर निकलिए और कुछ अद्भुत बनाइए। इस विश्लेषण को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।